गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट थर्ड में बीएससी बीएड पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक आप अपनी किताब से स्वयं पढ़ोगे। आज हम जानेंगे रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया क्या है। वैसे प्रकाशीय श्वसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, लेकिन जो एक मूल प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया श्वसन की क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ही आसान है। ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया या हम ये कह सकते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति कार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा की विमुक्ति क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन श्वसन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सी प्रक्रिया है। कार्बनिक पदार्थ बता रखा है, तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर मान लेते हैं, क्लियर। और इसके साथ साथ 6O2, क्लियर। अब बनेंगे कि क्या उत्पाद बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो इस तरह से हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। अब देखिए ग्लूकोज O2 से सीधे रिएक्शन नहीं कर पाता है। ये भी आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो है वो सीधा ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए किसकी आवश्यकता रहती है? जल अणुओं की आवश्यकता होती है। तो हम इस अभिक्रिया को थोड़ा सा दुरुस्त कर देते हैं इस तरह से, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम दुरुस्त करके फिर आगे क्या बताते हैं कि 6CO2 प्लस 12H2O और प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो सही अभिक्रिया क्या होगी? ये होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा की विमुक्ति होती है। इस प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके लिए जल अणुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सीधे ग्लूकोज से क्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन की क्रिया है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, एक बार हम इन शॉर्ट इसको देख लेते हैं, ताकि हम आगे जितने भी इसमें सेगमेंट पढ़े वो अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। क्लियर? तो रेस्पिरेशन के दौरान होने वाली क्रियाएं, ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन का उद्ग्रहण होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। पहली क्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन का उद्ग्रहण। क्लियर? फिर दूसरी प्रक्रिया में इसके अंदर क्या होता है कि जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन से, जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा या ऑक्सीडेशन द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया हम देख रहे हैं क्या हो रही है कि जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन द्वारा सरल पदार्थों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तीसरा इसमें क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन से ऊर्जा की विमुक्ति होती है। ठीक है, क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन से ऊर्जा की विमुक्ति रेस्पिरेशन के दौरान होती है। और
वह एटीपी के रूप में संचय, ठीक है, या संचयन, ऊर्जा किस रूप में संचित हो जाती है? एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। इसके अलावा मध्यवर्ती उत्पादों या पदार्थों का निर्माण, ठीक है, ये भी रेस्पिरेशन के दौरान होता है। क्लियर? इसके बाद और क्या है? पादप के शुष्क भार में कमी आती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? पादप के शुष्क भार में कमी आती है, ठीक है। क्लियर? और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति व जल का कोशिकीय घटक बनना। CO2 की विमुक्ति व जल का कोशिकीय घटक बनना, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया श्वसन क्रिया के दौरान होती है। ऑक्सीजन का उद्ग्रहण होता है, जटिल पदार्थों का ऑक्सीडेशन द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है। इस दौरान ऊर्जा की विमुक्ति होती है जिसको एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। इस दौरान मध्यवर्ती पदार्थों का निर्माण होता है, पादप के शुष्क भार में कमी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति होती है और जल का कोशिकीय घटक के रूप में उपयोग होता है। यानी कि जल जो रिलीज होता है वो आगे कोशिका के कोशिकीय घटक के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर साइटोप्लाज्म में उसकी ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर क्या है? पहले हम अंतर पढ़ेंगे। अब अंतर पढ़ने का कारण ये है कि दोनों में अगर हमें डिफरेंस पता होगा तो हम रेस्पिरेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस तो आप पढ़ ही चुके हैं, फोटोसिंथेसिस, और इधर हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली बात ये कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक कौन सी प्रक्रिया है? ये एक कौन सी प्रक्रिया है? एनाबॉलिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? उपचयी प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? उपचयी। और ये क्या है? ये कैटाबॉलिक है, ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ये अपचयी प्रक्रिया है। ये तो उपचयी है और वो वाली कौन सी है? रेस्पिरेशन, वो अपचयी प्रक्रिया है। दूसरी कौन सी में देखिए, प्रकाश की उपस्थिति। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रकाश की उपस्थिति में ही। फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब प्रकाश होता है तभी होता है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है, ठीक है, वह अनुपस्थिति में भी हो सकता है, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में भी हो सकता है। रेस्पिरेशन प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है और अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? केवल क्लोरोफिल युक्त सेल्स में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? केवल क्लोरोफिल युक्त सेल में। और ये कहाँ होगा? ये होता है सभी जीवित सेल्स में। जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सब में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? केवल और केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है, ठीक है। ये एक ऊष्मा शोषी क्रिया है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऊष्मा शोषी क्रिया है और ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? ये है ऊष्माक्षेपी क्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्रिया। इस क्रिया के दौरान पादप का शुष्क भार बढ़ता है कि कम होता है?
तो इस दौरान शुष्क भार में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, शुष्क भार में वृद्धि होती है। फोटोसिंथेसिस में पादप के शुष्क भार में वृद्धि होती है और यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, शुष्क भार में क्या होती है, कमी होती है। क्लियर। अगला अंतर देख लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, CO2 का क्या होता है, अवशोषण, व ऑक्सीजन की विमुक्ति। फोटोसिंथेसिस में तो ये प्रक्रिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है और ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है, ऑक्सीजन विमुक्त होती है। और वहाँ पर उल्टा हो जाता है, वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का तो अवशोषण किया जाएगा, वह CO2 की क्या हो जाती है, विमुक्ति हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए इसमें ये अंतर जो है आपके सामने है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको बताने की कोशिश की है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा, जबकि रेस्पिरेशन प्रकाश और अंधकार दोनों में हो सकता है। फोटोसिंथेसिस केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जबकि जितनी भी सभी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है। ये एक ऊष्माशोषी क्रिया है, कौन सी, फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। फोटोसिंथेसिस के दौरान पादप के शुष्क भार में वृद्धि होती है, जबकि रेस्पिरेशन के दौरान पादप के शुष्क भार में कमी होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन की विमुक्ति होती है, जबकि रेस्पिरेशन में ये उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, उत्सर्जन होता है और ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और अंतर भी हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और इस तरह से अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रियाधार की। फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान क्रियाधार क्या होते हैं, क्रियाधार CO2 व H2O होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। क्लियर। और यहाँ पर अगर हम देखें रेस्पिरेशन के दौरान क्रियाधार क्या होते हैं, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज में क्या हो सकती हैं, जैसे प्रोटीन हो सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, ठीक है, फैट हो सकती हैं। क्लियर। और प्लस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, क्रियाधार कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लेकिन रेस्पिरेशन में क्रियाधार क्या होते हैं, ग्लूकोज, जैसे प्रोटीन का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट, और ऑक्सीजन, ये क्रियाधार का काम करते हैं। इसके बाद अगला जो अंतर आता है वो है इसके अंदर विकिरण ऊर्जा जटिल कार्बनिक पदार्थों में संचित होती है। ठीक है, क्या होता है, विकिरण ऊर्जा जटिल कार्बनिक पदार्थों में संचित होती है, यानी भोजन का निर्माण होगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों का फिर रेस्पिरेशन क्रिया द्वारा क्या होता है, उपभोग होता है। ठीक है, उपभोग ऑक्सीजन की सहायता से होता है। क्लियर। तो ऑक्सीजन की सहायता से जब उपभोग होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को पादप अपने काम में लेता है। सीधी सी बात है। वही बात है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है, तो हम हमारी जो दिनचर्या के जितने भी काम है वो आसानी से हम निपटा सकते हैं। उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर है। ठीक है, ये पहले भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद फिर उस भोजन का रेस्पिरेशन क्रिया द्वारा ऑक्सीडेशन होता है, जिससे फिर ऑक्सीजन की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है और उस ऊर्जा का उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा ऑक्सीडेशन द्वारा विमुक्त होती है। यहाँ पर क्या होती है
कि जटिल कार्बनिक पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा ऑक्सीडेशन द्वारा मुक्त होती है। ठीक है, ये ऊर्जा मुक्त हो जाती है। क्लियर? तो इसके अलावा और क्या है? देखिए, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है इस दौरान जल अपघटन और कार्बोक्सिलेशन होता है, और इस दौरान क्या होता है? जल अपघटन होता है, डिहाइड्रोलाइसिस। ठीक है, और क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। ये क्रियाएं कब होती हैं? ये तो होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। और उधर क्या होता है? यहाँ पर होता है डिहाइड्रोजिनेसिस, डिहाइड्रोजिनेसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन। ये प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, क्रियाधार कार्बन डाइऑक्साइड और जल हैं फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में क्या है? ग्लूकोज है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान विकिरण ऊर्जा, जो सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा है, वो जटिल कार्बनिक पदार्थों में संचित हो जाती है। ठीक है, यानी भोजन का निर्माण हो जाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ बन जाएंगे। रेस्पिरेशन के दौरान उन जटिल कार्बनिक पदार्थों में निहित रासायनिक ऊर्जा को ऑक्सीडेशन द्वारा मुक्त किया जाता है। इसके दौरान डिहाइड्रोलाइसिस और कार्बोक्सिलेशन जैसी क्रियाएं होती हैं। हाइड्रोलाइसिस सीधा लिखेंगे, जल अपघटन। तो हाइड्रोलाइसिस और कार्बोक्सिलेशन क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन क्रिया होती है। ठीक है, और देखिए आगे क्या अंतर है। अब बात करते हैं क्रियाफल की। फल क्या मिलता है? क्रियाएं तो हो जाती हैं, लेकिन फल क्या मिलता है? तो जो क्रियाफल है वो क्या क्या होता है? यहाँ पर अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस में, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, ये क्या है? क्रियाफल है। किसके? फोटोसिंथेसिस के। और अगर हम देखें रेस्पिरेशन के, तो यहाँ पर क्रियाफल क्या होते हैं? यहाँ पर क्रियाफल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है, और प्लस एनर्जी। इसके क्रियाफल ये होते हैं। ठीक है, इधर से तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन में काम आती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं इसके कुछ और अंतर जो हैं उनके बारे में। अगला अंतर क्या है? अगला अंतर है कि इसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान, इसमें ग्लूकोज के एक अणु निर्माण के लिए, ठीक है, या संश्लेषण के लिए कितने ATP चाहिए? कुल 18 ATP चाहिए। ठीक है, कितने ATP चाहिए? कुल 18 ATP चाहिए। 18 ATP का उपभोग होता है, सीधी सी बात है। और जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है? उसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से 38 ATP बनते हैं। ठीक है, कितने ATP बनते हैं? 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर तो उपभोग होता है और वहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से कितने ATP बन रहे हैं? 38 ATP बनते हैं। इधर ATP का उपभोग होता है, उधर निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गए इसके अंतर। अब देखिए इन जो जितने भी अंतर हमने अभी तक देखे हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन
दोनों अलग अलग प्रक्रिया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि श्वसन क्रिया अपने उच्चतम स्तर पर अपने वृद्धिशील अंगों, जब ये श्वसन क्रिया अपने उच्चतम स्तर पर होती है तो वृद्धिशील अंगों जैसे पुष्प कलिकाएँ होती हैं, अंकुरित बीज होते हैं, शूट एपिकल और रूट एपिकल आदि अंगों में ये संपन्न होती है। उच्चतम स्तर पर जब ये होती है तो ये कहाँ पर संपन्न होती है? शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, इसके अलावा पुष्प कलिकाएँ और अंकुरित बीजों में। ठीक है, तो ये श्वसन क्रिया अपने उच्चतम स्तर पर अपने वृद्धिशील अंगों में संपन्न होती है। और पादपों द्वारा फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी संश्लेषित जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं और उनमें निहित ऊर्जा है वो अंतर्विष्ट बंधों के रूप में समायोजित होती है, यानी कि वहाँ पर वो किस रूप में रहती हैं? अंतर्विष्ट बंध इनके बन जाते हैं, ऊर्जा बंध वहाँ पर बन जाते हैं, वहाँ पर समायोजित रहती हैं और इनकी विमुक्ति इन बंधों के टूटने से ही होती है। और इन बंधों को तोड़ा कहा जाता है रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्रिया के दौरान इस तरह से ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलकर उनमें निहित रासायनिक ऊर्जा को विमुक्त किया जाता है और उस ऊर्जा को पादप अपनी वृद्धि के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए श्वसना आधार, इसकी बात करेंगे हम। श्वसन क्रिया और फोटोसिंथेसिस में हमने अंतर तो देख लिया, अब हम श्वसन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम श्वसनाधार की बात करेंगे कि श्वसन में जिन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है उनको ही हम क्या कहते हैं? श्वसन क्रियाधार कहते हैं। जिन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा विमुक्त होती है उनको हम क्या कहेंगे? जिन कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा विमुक्त होती है उनको हम क्या कहते हैं? श्वसनाधार कहलाते हैं। ठीक है, ये श्वसनाधार कहलाते हैं। क्लियर? ये तो हो गई परिभाषा श्वसनाधार की। अब कौन कौन से हैं वो पदार्थ जो श्वसनाधार के रूप में काम कर सकते हैं? तो कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट श्वसनाधार होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन श्वसनाधार का काम कर सकता है। फैट श्वसनाधार का काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो क्रियाधार के रूप में, श्वसनाधार के रूप में काम आ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम बता सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या ऐसे हैं जो अणु या यौगिक जो कि श्वसनाधार के रूप में काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए इनुलिन, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और क्या है? सुक्रोज। ये तो किस रूप में काम आ सकते हैं? श्वसनाधार के रूप में काम आते हैं। ठीक है, क्लियर? और इसी तरह से हम देखें, ये तो हो गए किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। और फैट की बात की जाए तो फैट जो है वो जो फैटी टिश्यू होते हैं, वसा उत्तक जो फैटी टिश्यू हैं वो इनके अंदर जो फैट होती है वो श्वसनाधार के रूप में काम आती है। और अंकुरित बीजों या अंकुरण के समय बीजों में जो फैट होती है वो काम आती हैं। ठीक है, तो अंकुरण के समय बीजों की वसा ये भी किस काम आती है? श्वसनाधार के रूप में काम करती है। अब प्रोटीन युक्त बीजों में, प्रोटीन युक्त बीजों में अंकुरण के समय, ठीक है, कौन काम आता है? श्वसनाधार के रूप में प्रोटीन काम आती है। ठीक है, और इसके अलावा कार्बोनिक एसिड भी होते हैं। कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये तो हो गए तीन मुख्य। इसके अलावा कार्बोनिक, यहाँ लिख देता हूँ, कार्बोनिक एसिड,
ये भी श्वसनाधार के रूप में काम आते हैं। कार्बोनिक एसिड श्वसनाधार के रूप में कहाँ काम आते हैं? मांसल पौधों में, ठीक है, मांसल पौधों में काम आते हैं, जो इसमें सक्यूलेंट प्लांट है इनके अंदर, ठीक है। सक्यूलेंट प्लांट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, फिर कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोनिक एसिड का निर्माण होने के बाद फिर इसको क्या काम में लिया जाता है? श्वसनाधार के रूप में काम लिया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।